हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के साइंस चैप्टर 6 टिश्यूज़ पढ़ेंगे। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोशिक जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, श्वसन की क्रिया और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। लेकिन बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती हैं। सभी विशेष कार्य कोशिकाओं के अलग अलग समूहों द्वारा किए जाता है। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्यों में पेशीय कोशिका फैलती और सिकुड़ती है, जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती है। रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। अतः बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती है, हमेशा एक समूह में होती है। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य के एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का ये समूह ऊतक कहलाता है, मीन्स टिश्यूज कहलाता है। ये ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रक्त, फ्लोएम और पेशी ऊतक इन सब के एग्जाम्पल्स हैं। ये कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं और किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, वो समूह में एक ऊतक का निर्माण करती है। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज? आइए हम कई ऊतकों की संरचनाओं और उनके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधों और जंतुओं की संरचनाएं समान होती हैं? क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं, वो गति नहीं करते। उनके अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं और पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे अधिकांश ऊतक मृत होते हैं। ये मृत ऊतक जीवित ऊतकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं और उन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं। जंतु के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। इन सारे टिश्यूज़ की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के टिश्यूज़ पौधे ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धि और विभक्षी ऊतक और स्थायी ऊतक। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है, अतः जंतुओं में विभाज्य और अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। अंगों और अंग तंत्रों की संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट और सीमित होती है। ये मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के अलग अलग तरीकों को दर्शाता है। विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में संरचनात्मक संगठन एक ओर पौधों के गतिहीन अस्तित्व और दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु कई प्रकार से अनुकूलित होते हैं। जटिल जंतुओं और पौधों के संदर्भ में अब ऊतकों की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ आप देख सकते हैं प्याज की किस तरह से वृद्धि हुई है। एक्टिविटी फर्स्ट है, 2 शीशे के जार लीजिए और उसमें पानी भर दीजिए। आप 2 प्याज ले लीजिए और दोनों जारों पर एक एक प्याज रख दीजिए, जैसा कि यहाँ फिगर में देख रहे हैं आप।
कुछ दिनों तक दोनों प्याजों की लंबाई देखते रहिए। पहले, दूसरे, तीसरे दिन में इसकी लंबाई को नाप लीजिए। दूसरे जार में रखी प्याज की चौथे दिन 1 सेंटीमीटर काट लीजिए। इसके बाद दोनों जार में रखी प्याज की मूलों की लंबाइयों का 5 दिनों तक उसको ध्यान से देखिए। उनमें हुई सभी वृद्धि माप को इस जो भी टेबल में दिया गया है उसमें फिल कीजिए। आप जो भी देखें किस जार में रखी हुई प्याज की लंबाई बढ़ी है। हमारे द्वारा मूल के ऊपरी हिस्से को काट लेने के बाद भी क्या ये वृद्धि करती है? जब हम दोनों जारों में रखी प्याज की मूल के ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो वृद्धि करना बंद कर देगी। ऐसा क्यों है? पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहा जाता है। ये मेरिस्टेमेटिक जो किस भाग में स्थित है उसकी उपस्थिति वाले क्षेत्र के आधार पर इन्हें शीर्ष तक, कैम्बियम और अंतःपृष्ठीय भागों में वर्गीकृत किया जाता है। उसके द्वारा तैयार नई कोशिकाएं शुरुआत में विभज्योतक की तरह होती है, लेकिन जैसे ही ये बढ़ती और परिपक्व होती है इनके गुण में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह प्लांट बॉडी यहाँ पर दिया गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। प्ररोह के शीर्षस्थ विभज्योतक जड़ों और तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है। ये उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि और मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्योतक के कारण होती है। परमानेंट टिश्यू विभज्योतक और बनी कोशिका का क्या होता है? ये एक विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की शक्ति को खो देती है, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी ऊतक का निर्माण करती है। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप से और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर कई प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण करती है। आप यहाँ पौधे के तने को लेकर के टीचर के हेल्प से ये एक एक्टिविटी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है? कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती है। इन्हें पैरेन्काइमा ऊतक कहते हैं, जो स्थायी ऊतक का एक प्रकार है। ये पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये कोशिकाएं जीवित हैं, ये हमेशा बंधन मुक्त होती है और इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के बीच काफ़ी स्पेस पाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। देखिए इतना स्पेस पाया जाता है। ये ऊतक पौधों को सहायता प्रदान करता है और भोजन का भंडारण करता है। कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। यहाँ पर एक्टिविटी 3 दी गई है। रियो की ताज़ा तोड़ी हुई पत्ती लेकर के आप इसको कर सकते हैं एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए अलग अलग प्रकार के ऊतकों पर विचार किए हैं, पढ़े हैं। अब जो कि एक ही तरह के दिखाई देते हैं ऐसे ऊतकों को साधारण स्थायी ऊतक कहते हैं। कई प्रकार के स्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतकों के ही एग्जाम्पल्स हैं। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। ये ऊतक बड़े पौधों की विशेषता है जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने की अनुकूल बनाती है। एनिमल टिश्यूज़। जब हम श्वास लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं।
शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं? इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं स्टोमैच का है फिगर, फिर स्मूथ मसल फाइबर्स, न्यूक्लियस, स्मूथ मसल फाइबर सेल, ये सारे लोकेशन ऑफ मसल फाइबर्स के हैं। इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों की गति प्रदान करता है। श्वास लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं। ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है? ये फेफड़ों के द्वारा अवशोषित हो जाती है और रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँच जाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत देता है, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रक्त अपने साथ कई पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, जैसे कि ये भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ये शरीर के सभी भागों में अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर यकृत और वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाली ऊतकों के ही एग्जाम्पल्स हैं। उनके कार्य के आधार पर हम कई प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक। ये सब हम आपको हिंदी में बता रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है और पेशीय ऊतक का। एपिथेलियल टिश्यू जंतु के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियमी ऊतक हैं। एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंग और गुहिकाओं को ढकते हैं। ये अलग अलग प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध निर्माण करते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, नलिका स्तर, फेफड़ों की कूपिका, वृक्कीय नली, ये सभी एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती है और ये एक अनवरत परत का निर्माण करती है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं सल्फी, घनाकार, कई प्रकार के यहाँ पर हैं एपिथेलियम टिश्यूज। इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं और कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है वो बाहर निकलता है, वो एपिथेलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। इसके बाद कई प्रकार की एपिथेलियम कोशिकाओं के बीच की पारगम्यता शरीर और बाहरी वातावरण और शरीर के कई अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो एपिथेलियम ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती है। कभी कभी एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है और एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है। ये ग्रंथिल एपिथेलियम कहलाता है। कनेक्टिव टिश्यू रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं? इस चैप्टर की भूमिका में हम संबंध में एक संकेत दिया गया है। आइए अब हम इस तरह के ऊतक के बारे में और अच्छे से जानें। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकात्री आधात्री यानी मैट्रिक्स में होती है। ये मैट्रिक्स जाली की तरह तरल, सघन या कठोर हो सकती है। आधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। आप यहाँ पिक्चर्स में भी देख सकते हैं और यहाँ एक्टिविटी 4 दिया गया है। आप टेक अ ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन स्लाइड ले करके थोड़ा सा सेल्स का माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मस्कुलर टिश्यू पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिससे पेशीय रेशा भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसकी संकुचन और प्रसार के कारण गति होती है। कुछ पेशियों की हम इच्छानुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छा के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी वॉलंटरी मसल कहा जाता है।
इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती है। और शारीरिक गति में सहायक होती है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियां हल्के और गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह हम प्रतीत होती है। इसी कारण इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। इस ऊतकों की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभीय होती है। आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार और संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं है। इन गतिविधियों को हम खुद संचालित नहीं कर सकते, यानी कि हम इन गतियों को इच्छानुसार शुरू या बंद नहीं कर सकते। चिकनी पेशियां या अनैच्छिक पेशियां इनकी गति को नियंत्रित करती है। ये आँख की पलक और फेफड़ों की श्वसनी में पाया जाता है। कोशिकाएं लंबी और इनका आखिरी सिरा नोकीला स्पिंडल शेप्ड होता है। ये एक केंद्रकीय होती है। इनको आरेखित पेशी भी कहा जाता है। इनका नाम आरेखित क्यों है? हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार और संकुचन करती रहती है। इन अनैच्छिक पेशियों की कार्डिक पेशी कहा जाता है। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रकीय होती है। कई प्रकार की पेशीय ऊतकों की संरचना की तुलना कीजिए, उनके आकार, केंद्रक की संख्या और कोशिका के केंद्रक की स्थिति को नोट कीजिए। यहाँ पर पिक्चर दिया गया है, कंपेयर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं नर्वस टिश्यू। सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती है और इस उत्तेजना को बहुत ही जल्दी पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं, केंद्रक और कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म होते हैं। इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती है। हमें सभी न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं और बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध डेंड्राइट्स होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका और पेशीय ऊतक का कार्यात्मक संयोजन प्रायः सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही ये संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को तेज गति प्रदान करता है।